Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 10th of January 2022. तो गाइज आज है तारीख 10 जनवरी 2022 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया गया है। साथ ही साथ यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं, यहां तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एक लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। और हमेशा की तरह हम लोगों ने आज भी टारगेट रखा है 2K प्लस लाइक्स का। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं, साथ ही साथ वन वर्ड क्वेश्चंस को भी देखते हैं। मतलब कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से सुनना है। लास्ट में मैं आपके साथ ये वन वर्ड क्वेश्चंस को शेयर करूंगा, इन सभी के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। लास्ट में इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ यार मैं इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व कर पाया हूँ। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कल वाले वन वर्ड क्वेश्चन की आंसर कीज को देखेंगे, क्योंकि इसका डिस्कशन डेली बेसिस पर चलता है। तो मैं आपको आंसर कीज बता देता हूं ताकि आप लोग चेक कर सको कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे और कितने गलत किए थे। तो पहला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था आपसे, हमारे संविधान के अंदर कौन से आर्टिकल के अंदर हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के बारे में चर्चा की गई है? तो वह है आर्टिकल 343। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को अभी हाल ही में नए 5 नॉन परमानेंट मेंबर मिले हैं, वो कौन कौन से हैं? तो वो है अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर नए 5 मेंबर आए हैं, तो इनके बदले में यहां पर कुछ ना कुछ तो रिप्लेस हुए होंगे। बिल्कुल, तो पुराने वाले 5 मेंबर गए हैं, वो कौन कौन से हैं? तो वो है एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स, उसके बाद तुनिशिया, देन वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो जगन्नाथ टेम्पल है ये बोला जाता है इसको बनाया गया था 12th सेंचुरी में, और इनको एक किंग ने बनाया था, और उन किंग का नाम क्या है? तो उनका नाम है अंतवर्मन देव। ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो जगन्नाथ टेम्पल है, ठीक है, इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, व्हाइट पगोड़ा। अब बेसिकली पूछा यह गया था कि जो व्हाइट पगोड़ा है उसको एक और नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, तो वो है जगन्नाथ टेम्पल। आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो कालीजाई टेम्पल है ये लोकेटेड है एक आइलैंड पर, और वो आइलैंड एक झील में लोकेटेड है, तो उसका नाम है चिलिका लेक। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोगों ने इन सभी के आंसर्स बिल्कुल सही सही दिए होंगे। नाउ स्टार्ट करेंगे आज के डिस्कशन को। आज का पहला आर्टिकल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और पहले तो मैं आपको वही बताना चाहूँगा जो मैं डेली बेसिस पर बोलता हूँ। चाहो तो आप लोग साथ ही साथ नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो, अदरवाइज आपको टाइम नहीं मिलता है तो पीडीएफ इसका प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, दिन में जब भी टाइम मिले तब भी पीडीएफ में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने नोट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेना। इस आर्टिकल के अंदर चर्चा की गई है इलेक्शन एक्सपेंडिचर के बारे में। तो जो हमारे चुनाव होते हैं, जो इलेक्शंस होते हैं, उसमें जो खर्चा होता है, अब यहाँ पर जो लोकसभा के कैंडिडेट हैं और ये सब कैंडिडेट्स होते हैं, ये सब पैसा खर्चते हैं। तो अभी ये जो पैसा है इसकी लिमिट को इंक्रीज कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो डिस्कस करेंगे इस लिमिट को कितना इंक्रीज किया है, इलेक्शन एक्सपेंडिचर के बारे में, कौन से एक्ट के अंदर कौन से सेक्शन में चीज़ें मैंशनड है। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारे सिलेबस में जीएस पेपर 2 के अंदर वेरियस टॉपिक्स हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इलेक्शंस। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी के अंदर भी इस आर्टिकल को कवर किया गया। तो हाल ही में क्या हुआ, जो एक्सपेंडिचर की लिमिट है, जो मतलब खर्चे की जो लिमिट है लोकसभा के कैंडिडेट्स के लिए, ये पहले हुआ कर दी थी 54 लाख से लेकर 70 लाख तक। लेकिन अब क्या हुआ, इसको बढ़ा दिया गया है, 70 लाख से 95 लाख कर दिया गया है। ये काम किसने किया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। हमारे देश में जितने भी इलेक्शंस होते हैं, जितने भी चुनाव होते हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करवाता है। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद इन्होंने बताया जो भी हमारी विधानसभा हैं उनकी भी जो स्पेंडिंग लिमिट है उसको बढ़ा दिया है। मतलब वो भी पहले 20 लाख से लेकर 28 लाख तक पैसा खर्च सकती थी, लेकिन इसको बढ़ाकर अब 28 लाख से लेकर 40 लाख तक कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो डिपेंड करता है स्टेट्स के ऊपर, और ऊपर भी यहाँ पर डिपेंड करता है स्टेट्स के ऊपर, और इसके बेसिस पर जो खर्चा है उसकी जो लिमिट है उसको इंक्रीज किया गया। कितना कितना इंक्रीज किया गया है मैंने आपको बता दिया। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू किया गया है। क्लियर हुआ? देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी इलेक्शन में जो पैसा स्पेंड किया जाता है इसकी लिमिट को स्टडी करने के लिए साल 2020 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक कमेटी भी बनाई थी। फिलहाल ये एक पॉइंट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन अब डायरेक्टली हम आते हैं कि आखिरकार ये सारी चीज़ें होती क्या है, कहाँ कहाँ पर चीज़ों के बारे में मेंशन्ड है। पहले तो आपको समझना होगा पैसा खर्चा कहाँ पर जाता है इलेक्शंस के अंदर। तो देखो, जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर है ये बेसिकली एक अमाउंट है, ऑब्वियस ही बात है, एक पैसा है, एक अमाउंट है कि हाँ भाई इतनी रकम है जितना हम खर्चेंगे। तो एक अमाउंट है जो कि क्या करता है, इलेक्शन कैंडिडेट यहाँ पर उस अमाउंट को लीगली स्पेंड कर सकता है, मतलब लॉ के हिसाब से कानूनी तौर पर यहाँ पर उस अमाउंट को स्पेंड किया जा सकता है हमारे इलेक्शन कैंपेन के अंदर। इलेक्शन कैंपेन कैसे हो गए, जैसे कि यहाँ पर आप कह सकते हो पब्लिक मीटिंग्स हो गई, रैलीज निकल दी जाती हैं, आपको मालूम होगा, एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर हो गया, पोस्टर्स छापे जाते हैं, बैनर्स छपवाए जाते हैं, व्हीकल्स चलवाई जाती हैं तो व्हीकल्स के ऊपर भी खर्चा लगता है, एडवर्टीजमेंट्स करवाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के अंदर जो भी खर्चा आता है वो बेसिकली इलेक्शन एक्सपेंडिचर के अंदर देखने को मिलता है। और अब यहां पर आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। देखो, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, इसका सेक्शन 77 क्या बोलता है, इसका सेक्शन 77 ये बोलता है हर एक कैंडिडेट जो कि यहां पर इलेक्शन के अंदर एक्सपेंडिचर कर रहा है, इलेक्शन के अंदर पैसा खर्च रहा है, तो हर एक कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा, अपना एक सेपरेट और करेक्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा और उस अकाउंट के अंदर सारी एक्सपेंडिचर्स के बारे में लिखना पड़ेगा। कब से कब तक, जब से वो नॉमिनेट हुआ है, मतलब जब से उसका नॉमिनेशन हो चुका है, अब नॉमिनेशन होगा है, फिर उसके बाद इलेक्शन लड़ेंगे, देन उसके बाद इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो नॉमिनेशन से लेकर इलेक्शन के रिजल्ट तक जितने भी टाइम पीरियड है बीच में, जितना भी पैसा खर्चा गया है किसी भी कैंडिडेट के थ्रू, तो उस कैंडिडेट को एक सेपरेट अकाउंट बनाना होगा, उस अकाउंट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन रखनी होगी और फिर उसके बाद यहां पर आप कह सकते हो ये इंफॉर्मेशन बाद में सबमिट भी करनी होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। क्लियर हुआ? तो मतलब एक सेपरेट अकाउंट इनको बनाना है। ये यहां पर बताया गया कहां पर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 77 के अंदर। देन उसका यहां पे बोला गया जितने भी कैंडिडेट्स हैं इन सबको क्या करना पड़ता है, अपना जो भी एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट है, ऑब्वियस सी बात है पैसा खर्चा गया है तो सब कुछ लिखना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट तैयार करना पड़ेगा और उस स्टेटमेंट को ले जाकर सबमिट कर देना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, जो कि आज के टाइम पर चुनाव को कंडक्ट करवा रहा है। और ये काम करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन खत्म होने से पहले। ठीक है, इलेक्शन खत्म होने से पहले 30 दिन के अंदर अंदर आप कर सकते हो ये काम करना पड़ेगा, सारे स्टेटमेंट्स को ले जाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करवा देना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, अब मान लो आपने स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट के अंदर पता चला कि आपने इनकरेक्ट अकाउंट, एक तरीके से आपका इनकरेक्ट अकाउंट था, ठीक है, आपका अकाउंट सही नहीं था, या फिर जो आपकी एक्सपेंडिचर की लिमिट थी, आपने जो पैसा खर्चा है वो अपने लिमिट से बाहर खर्च दिया है, तो इस केस के अंदर क्या होगा, जिस भी कैंडिडेट ने ये काम किया है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और 3 साल के लिए उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, इलेक्शंस में नहीं खड़ा होने दिया जाएगा। ये चीज़ें कहाँ पर मेंशन्ड है, तो ये भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 10A के अंदर मेंशन्ड है। क्लियर हुआ? तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब प्रॉपरली जो आपका एक्सपेंडिचर है उसको करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर लिमिट से ज़्यादा जाते हो या फिर इलीगल तरीके से पैसा को खर्चते हो तो वहाँ पर भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये यहाँ पर एग्जैक्टली बताया गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला गया कि देखो ऐसा बहुत अक्सर देखने को मिलता है कि जो लिमिट्स हैं वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, लिमिट्स यहाँ पर सही से बताई नहीं जाती हैं और जो एक्चुअल पैसा खर्च किया जाता है कैंडिडेट के थ्रू वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, लिमिट सही से हमें बताई नहीं जाती और पैसा ज़्यादा खर्च दिया जाता है, ये हमेशा ही देखते हैं हम लोग और प्रॉपरली चीज़ें चल नहीं पाती है, तो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, हर साल की बात है। और साथ ही साथ अब ये बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी की। तो देखो अभी तक हम बात कर रहे थे कैंडिडेट की, अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टी की तो पॉलिटिकल पार्टी का जो भी खर्चा है उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा लिमिट आपको देखने को मिलेगी नहीं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो उस पार्टी के कैंडिडेट्स होते हैं वो बार बार उस लिमिट को तोड़ देते हैं और जितनी भी हमारी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन सबको एक स्टेटमेंट सबमिट करना होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कि हाँ यार हम लोग इतना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हम लोग इतना पैसा खर्च रहे हैं और इलेक्शन खत्म होने से आप कह सकते हो 90 दिन के अंदर अंदर ये काम करना पड़ता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी जो भी पैसा खर्चती हैं आप ये कह सकते हो उनको भी यहाँ पर एक डेटा जो भी अपना स्टेटमेंट है वो लोग भी जाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर सबमिट करते हैं। क्लियर हुआ? तो बस इतनी सी छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर पर आते हैं। आप कह सकते हो ये जो पेज है या फिर ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब भी इलेक्शंस के बारे में चर्चा होगी और जीएस पेपर 2 के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेंस में आपसे रिकमेंडेशंस को लेकर चर्चा की जा सकती है। देखो स्टेट फंडिंग को लेकर अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई थी पहले और उन्होंने अपनी अलग अलग रिकमेंडेशंस दी हैं, तो इसके बारे में आपको बता देता हूं। पहली कमेटी बनाई गई थी इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998 के अंदर। अब इस कमेटी ने क्या किया, इस कमेटी ने सजेस्ट किया जो भी फंडिंग होगी उस फंडिंग को आप इंश्योर करो कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को दो जो कि ऑब्वियस ही बात है उसके पास फंडिंग नहीं आ पा रही और फिर उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफ़ी कमज़ोर है, तो पुअरर पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना चाहिए, ऐसा इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने बोला था। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन आता है इलेक्शंस फंडिंग को लेकर तो कमेटी के बारे में ज़रूर याद रखना, इसको नोट डाउन करके रख लेना अपने पास।
तो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी जो है 1998 की, इन्होंने सजेस्ट किया जो पुअरर, जो एक तरीके से ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, उनको फंडिंग प्रोवाइड करवाओ, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं जिनके पास ऑलरेडी काफ़ी पैसा है। क्लियर हुआ। अब उसके बाद यहां पर एक और रिपोर्ट आती है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ कमीशन रिपोर्ट 1999 में। इस कमीशन रिपोर्ट का भी एक रिकमेंडेशन आता है। ये बोलते हैं जो भी फंडिंग होगी इलेक्शंस के अंदर वो डिजायरेबल होती है। ठीक है, बिल्कुल यहां पर आपको फंडिंग करनी चाहिए, लेकिन यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको पॉलिटिकल पार्टीज को दूसरे फंड से रोकना पड़ेगा। जो आप अलग से फंडिंग प्रोवाइड करा, देखो जो पॉलिटिकल पार्टीज के पास फंडिंग जाती है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर ऐसा ना हो कि पॉलिटिकल पार्टी कोई दूसरे सोर्सेज से फंड निकाल रही हो, तो उसको रोकना पड़ेगा। वो यहाँ पर लॉ कमीशन रिपोर्ट का कहना था। उसके बाद एक और कमीशन बनता है नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कमीशन बनाया था ताकि हमारे संविधान का जो वर्किंग है उसको अच्छे से रिव्यू किया जा सके, उसको देखा जा सके। तो साल 2000 के अंदर इस कमीशन को बनाया गया। इसने तो फंडिंग के आइडिया को सपोर्ट ही नहीं किया। इन्होंने बोला यार फंडिंग का आइडिया बिल्कुल भी सही नहीं है, फंडिंग करनी नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फंडिंग मत करो, अपना काम करके दिखाओ। प्लस उसके बाद यहाँ पर इनका क्या कहना रहा, इनका ये भी कहना रहा कि देखो फंडिंग से पहले आप पहले पॉलिटिकल पार्टी को रेगुलेट करने की कोशिश करो, पहले यहाँ पर उसको संभालने की कोशिश करो, फंडिंग की जरूरत ना पड़े। ये यहाँ पर नेशनल कमीशन टू रिव्यू फॉर द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने ये काम किया था। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे इन कमिटीज़ के रिकमेंडेशंस क्या थे, क्योंकि कमिटीज़ हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने आपको पूरा आर्टिकल बहुत सिंपल शब्दों में समझा दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद एक टॉपिक आता है इलेक्टोरल बॉन्ड का। इलेक्टोरल बॉन्ड यहाँ पर एक अलग ही सिस्टम है, आपको मालूम होगा, है ना। अब ये सिस्टम क्या है, यहाँ पर देखो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग आप कह सकते हो डोनेशन जो जाता है ना, तो डोनेशन करते हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने इसलिए लगाया ताकि मैं आपसे पूछ सकूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स आखिरकार होते क्या हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे फंडिंग जाती है, ठीक है, कैसे आप कोई डोनेशन दे सकता है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेसिकली क्या होते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोगों को आज टाइप करना है। और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो चुकी है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करके अपना सपोर्ट दिखा देना, क्योंकि लाइक करना भूल गए होंगे सब लोग। देन उसके बाद आर्टिकल नंबर 2 अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीता को वापस से री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है भारत के अंदर। चीता को हम लोग लेकर आ रहे हैं अलग अलग कंट्रीज से, कहाँ से लाया जा रहा है तो मैं आपको समझाऊंगा। और प्लस इतना इंपॉर्टेंस चीता को क्यों दिया जा रहा है मैं आपको ये भी समझाऊंगा। लास्ट टाइम पर 1950s के आसपास यहाँ पर चीता को देखा गया था, तो अपने आप में अब यहाँ पर हम इसको री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं भारत के अंदर। आर्टिकल जीएस पेपर 3 कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में यूनियन मिनिस्टर और एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया है एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया। तो मतलब आप कह सकते हो एनवायरमेंट मिनिस्टर ने इंट्रोडक्शन ऑफ चीता प्लान को लॉन्च कर दिया कि भारत के अंदर हम लोग चीता को लेकर आएंगे। लगभग यहाँ पर 50 इन चीता को लेकर आने वाले हैं आने वाले 5 सालों के अंदर। तो आने वाले 5 सालों में 50 चीता भारत के अंदर लाए जाएंगे। ये जो पूरी की पूरी प्लानिंग है, ये जो एक्शन प्लान है, इसको लॉन्च किया गया था अभी किस बेसिस पर, एक मीटिंग चल रही थी एनटीसीए की। एनटीसीए क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसकी 19वीं मीटिंग चल रही थी। इसी मीटिंग के बेसिस पर इस प्लान को तैयार किया गया। पहला तो क्वेश्चन यह है कि सर एनटीसीए होता क्या है। एनटीसीए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक एक्ट के माध्यम से बनाई गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में यह बॉडी आती है। क्लियर हुआ। तो अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा अभी हम कहाँ से इन चीता को बुला रहे हैं, मतलब मंगा रहे हैं एक तरीके से। तो आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। इंडियन एक्सप्रेस के साथ साथ गवर्नमेंट ने पूरी तरह से कंफर्म कर दिया, पीआईबी पर भी इसको पब्लिश कर दिया। चाहो तो आप लोग पीआईबी पर इसको चेक कर सकते हो। तो पहले तो मैं आपको एनटीसीए के बारे में बता देता हूं, क्योंकि इसी की मीटिंग के अंदर अभी ये डिसाइड किया गया। एनटीसीए है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर में आती है। इसको बनाया गया था साल 2005 में। इसका मेन काम था कि हम लोग अपने एनिमल्स को एक प्रोटेक्शन दे सकें, एनिमल्स को बचा सकें। तो इसको बनाया किस बेसिस पर गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में यहाँ पर इसके बेसिस पर बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है ताकि हम अपने टाइगर्स को प्रोटेक्शन दे सकें, टाइगर्स को बचा सकें। क्योंकि देखो टाइगर, चीता, लायन, इनको हम लोग बचाने के ऊपर क्यों इतना फोकस करते हैं मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर ये खत्म हो गए तो इससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। वो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्या होता है आपको बहुत अच्छे से आगे समझ में आने वाला है। अभी हम फिलहाल बात करते हैं इसके बारे में कि री इंट्रोडक्शन कैसे हो रहा है। पहले तो आपने एनटीसीए के बारे में समझ लिया क्योंकि इसी की मीटिंग में डिस्कशन हुआ। देन उसके बाद यहाँ पर बताया गया जो स्पीशीज़ का, जो भी जानवर का हम लोग री इंट्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि ये जानवर जैसे चीता है ये भारत से खत्म हो चुका है, पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुका है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो इसको हम लोग वापस से ला रहे हैं और इसको ऐसी जगह पर रखा जाएगा जहाँ पर ये सर्वाइव हो पाए, ठीक है, जहाँ पर ये और ज़्यादा बढ़ पाए, प्लस यहाँ पर अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर पाए, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे हमारा जो इकोसिस्टम फंक्शन है वो रिस्टोर होगा। मैंने आपको बताया ना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमारे इकोसिस्टम को रिस्टोर करेगा। कैसे करेगा, बस थोड़ी देर और रुक जाओ, ठीक है। तो ये जो चीता है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल देखने को मिलने वाला है। प्लस ये जो भारत के अंदर खत्म हुआ है
वो उसके पीछे का रीज़न है ओवर हंटिंग। मतलब इसकी हंटिंग बहुत हुई है, शिकार बहुत हुआ है, शिकार इतना ज़्यादा किया गया कि यहाँ पर इसकी मतलब प्रजाति है उसको ही खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अब रीजंस क्या थे, कारण क्या क्या थे इसको खत्म करने के, तो यहाँ पे आप कर सकते हो हंटिंग, जैसे मैंने आपको बताया शिकार काफ़ी ज़्यादा हुआ। शिकार के साथ साथ जो इसकी रहने की जगह थी वहाँ पर जो इसका एक तरीके से ये जो खाता है, मीट खाता है, ऑब्वियस सी बात है। अब जो मीट खाता है ब्लैक बक वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें खाता है, वो सही से मिला नहीं इनको, उसकी वजह से भी यहाँ पर ये मर गए चीता। तो चीता यहाँ पर काफ़ी हद तक आप कह सकते हो एक्सटिंक्ट हो चुके थे। और हमारे पास डेटा आता है जो चीता को इंडिया के अंदर एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था 1952 के अंदर। तो मतलब चीता पूरी तरह से खत्म हो चुका था 1952 के अंदर। तो आप कह सकते हो लगभग हमने 1952 में आखिरी चीता देखा था भारत के अंदर। ठीक है, और ऐसा यहाँ पर द हिंदुस्तान टाइम्स भी पब्लिश कर चुका है। आप देख पाओगे ये कल ही का आर्टिकल है, संडे में यहाँ पर पब्लिश किया गया है। जैसा आप लोग देख पाओगे चीता को यहाँ पर एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था भारत के अंदर 1952 में। अब यहां पर क्या हो गया, देखो रीजन आपको पता चल गया है कि हंटिंग हो रही है, शिकार हो रहा है, प्लस इनको खाने को प्रॉपरली मिला नहीं, उसकी वजह से भी यहां पर डेथ हो गई है। देन उसके बाद यहां पर क्या होता है, क्लाइमेट चेंज का भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। मतलब क्लाइमेट चेंज आप समझ रहे होंगे, गर्मी वगैरह काफ़ी बढ़ रही है और पोल्यूशन वगैरह की वजह से भी यहाँ पर क्या हुआ, इनकी डेथ हुई है। साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ, ह्यूमन पॉपुलेशंस काफ़ी तेजी से ग्रो करी है और ह्यूमन पॉपुलेशंस ग्रो होने की वजह से भी यहाँ पर ये चीता के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बनकर आया। क्लियर हुआ, तो मैंने आपको ये भी बता दिया। अब जो हम लोग इन चीता को री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कहाँ कहाँ से लेने वाले हैं ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की मदद से क्या करेंगे, हम लोग ट्रांसलोकेट करेंगे। लगभग 8 से 12 चीता को हम लोग ट्रांसलोकेट करने वाले हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर आने वाले हैं। कहाँ कहाँ से, साउथ अफ्रीका, नामीबिया और बोट्सवाना, ये आपको ध्यान रखना है। साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोट्सवाना से ये चीता लाए जाएंगे और इनको लाकर मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर नेशनल पार्क में रखा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। पहली बात मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूं। ये जितनी भी मैंने आपको कंट्रीज के नाम बताए थे, साउथ अफ्रीका, नामीबिया और बोट्सवाना, ये तीनों ही अफ्रीकन कंट्रीज हैं। जब आप लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देखते हो तो बिल्कुल आपको नीचे जाना है। यहाँ पर ये आप देख पाओगे, ये हुआ नामीबिया, इधर बोट्सवाना हुआ, इधर साउथ अफ्रीका हुआ। इसको मैं आपको जूम करके इस प्रकार से आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करें तो मध्य प्रदेश यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इंडिया के मैप में ये आपको मध्य प्रदेश वाला रीजन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के आसपास कौन कौन से राज्य हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं, तो इधर राजस्थान आपको नजर आएगा, इधर आपको उत्तर प्रदेश नजर आएगा ऊपर, देन उसका इधर छत्तीसगढ़ नजर आएगा और नीचे आपको महाराष्ट्र नजर आएगा। क्लियर हुआ, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में ये वाला, अगर हम मध्य प्रदेश के मैप को जरा अलग से देखें तो इस वाले पर्टिकुलर रीजन के अंदर यहाँ पर इन चीता को लाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ, ये मैंने आपको बता दिया कहाँ से लेकर आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना से। तो आने वाले 5 साल में लगभग 50 चीता को हम लोग लेकर आएंगे। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर। हम लोग चीता को बचाने के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? देखो, अगर चीता को नहीं बचाया गया तो इससे हमारे पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे। तो आप कहोगे पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, इसका तो कोई सेंस नहीं बन रहा। देखो सेंस बनेगा। क्या हो रहा है, पेड़ पौधे लगातार उग रहे हैं, अब पेड़ पौधों की ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसके बाद ये जो जानवर है, जैसा मान लो यहाँ पर एक हिरण हो गया, अब हिरण क्या कर रहा है, इन पेड़ पौधों को खा रहा है। ठीक है, अगर हिरण पेड़ पौधे को खा रहा है और हिरण को चीता खा रहा है, अब ये चीता खत्म हो जाएगा तो इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी। और ये क्या करेंगे, ये हमारे एनवायरमेंट को एक तरीके से, एक पेड़ पौधे हैं इसको ज़्यादा खाएंगे और इसकी वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होगा, तो इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इनकी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए चीता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आप कह सकते हो ये नेचुरली है, मतलब कि कुदरत की देन है जो कि इस प्रकार से सिस्टम को जनरेट किया गया है, इस प्रकार से सिस्टम को बनाया गया है। एक ये भी देख सकते हो। तो हम लोग आज के टाइम पर लायन, लेपर्ड, चीता, लेपर्ड चीता अलग अलग होता है, बिल्कुल होता है। तो अभी बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पता होगा कि लेपर्ड और चीता एक ही होता है ना। तो लायन, लेपर्ड, चीता हो गया या अफ्रीकन वाइल्ड हो गया, तो इनको हम बचाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये इन सारे बीच में सेकेंडरी और प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एलिफेंट को लायन खा लेता है। ठीक है, और एलिफेंट क्या खाता है, एलिफेंट यहाँ पर ये घास फूस खाता है। ठीक है, तो एलिफेंट की पॉपुलेशन को मेंटेन करता है लायन, तो लायन को तभी तो बचाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, ताकि लायन बचा रहे और एलिफेंट ज़्यादा मात्रा में ना हो, इनकी पॉपुलेशन मेंटेन रहे, जिससे कि हमारा ये पेड़ पौधे भी मेंटेन रहेंगे, एलिफेंट की पॉपुलेशन भी मेंटेन रहेगी और फिर उसके बाद हमारे जानवर जो लायन है वो भी रहेंगे। क्लियर हुआ। उसी प्रकार से लेपर्ड देख पाओगे, उसी प्रकार से यहाँ पर चीता देख पाओगे, उसी प्रकार से अफ्रीकन वाइल्ड डॉग देख पाओगे। तो ये सारे यहाँ पर होते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर ग्रास, घास या पेड़ पौधे खाते हैं। तो उनकी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए हमें प्रीडेटर की काफ़ी हद तक आवश्यकता पड़ती है। क्लियर हो चुका। नाउ चीता के बारे में आपको 2-4 बातें और बता देता हूं जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चीता जो है एक, आप कह सकते हो, बहुत पुराना जानवर माना जाता है और बोला यह जाता है कि चीता आज के टाइम पर दुनिया में
एक फास्टेस्ट लैंड मैमल देखने को मिलेगा जो कि अफ्रीका और एशिया के अंदर पाया जाता है। इसकी स्पीड लगभग 130 किलोमीटर पर आवर के आसपास देखने को मिलती है। तो वन ऑफ द फास्टेस्ट एनिमल ये बोला जाता है दुनिया भर के अंदर। तो दो प्रकार के आपको चीता ही देखने को मिलेंगे। जो वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड मैमल हैं ये आपको अफ्रीका और एशिया के अंदर देखने को मिलते हैं। अफ्रीका में बहुत सारे चीता देखने को मिलते हैं। तो अफ्रीकन चीता अलग होता है और एशियाटिक चीता अलग होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अफ्रीकन चीता भी वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है, आईयूसीएन स्टेटस के अंदर, और एशियाटिक चीता भी यहाँ पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है। मतलब कि ये वाला एशियाटिक वाला तो काफ़ी खतरे में है और ये भी खतरे में तो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। तो आज के टाइम पर पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 6500 से लेकर 7000 अफ्रीकन चीता आज के टाइम पर प्रेजेंट है। लेकिन एशियाटिक चीता 40 से 50 प्रेजेंट है सिर्फ और सिर्फ ईरान के अंदर। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर कितना बड़ा कंसर्न है। तो आपको ध्यान रखना है ईरान के अंदर एशियाटिक चीता आज के टाइम पर प्रेजेंट है। उसके बाद ये जो अफ्रीकन वाले चीता होते हैं ये साइज में काफ़ी बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू द एशियाटिक। तो मतलब इस वाले से ये वाला जो चीता है ये साइज में काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। ये वाले अब जब ये साइज में बड़ा होता है तो ये वाला छोटा होता होगा, वही यहाँ पर डिफरेंस बताया गया। क्लियर हो चुका है। चीता के बारे में कुछ फैक्ट्स मेंशन कर दिए हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसको रीड कर सकते हो। यहाँ पे बोला जाता है कि चीता काफ़ी तेज भागता है, चीता की जो रोर होती है, जो साउंड होता है वो 2 किलोमीटर दूरी से सुनाई दे सकता है। ऐसे कुछ फैक्ट्स बताए जाते हैं जो कि आप लोग रीड कर सकते हो। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर जीएस पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सी ड्रैगन 2022 एक्सरसाइज, मतलब ये अभ्यास की शुरुआत हो चुकी है। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है। जीएस पेपर 2 इंडियन एंड नेबरहुड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस ने यहाँ पर इस आर्टिकल को कवर किया है। तो हाल ही में यूएस के जो यूएस सी ड्रैगन 22 एक्सरसाइज है, तो यूएस की यहाँ पर यह अभ्यास है ड्रैगन 22, इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर गई हैं, तो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जापान, साउथ कोरिया, और आप कह सकते हो ये कंट्रीज हैं। लगभग कितनी हो गई, ये 3 हो गई और 5 और यूएस आपको देखने को मिलेगा। 6 कंट्रीज के बीच में ये अभ्यास चल रहा है पैसिफिक ओशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूएस इस पूरे एक्सरसाइज को लीड कर रहा है, तो आप ध्यान रखना है। और जैसे मैंने आपको बताया इस एक्सरसाइज के अंदर आपको कौन कौन सी कंट्रीज देखने को मिलेंगी, इंडिया, यूएस तो है ही, ऑस्ट्रेलिया और जापान। यहाँ पर ये 4 कंट्री मिलकर तो अपना क्वाड ही बनाती है, आपको मालूम होगा, है ना। बाकी इन चारों कंट्री के अंदर क्वाड के अंदर आपको दो कंट्री को और ऐड करना है, कनाडा और साउथ कोरिया का और ऐड कर देना है, बस इससे याद रख सकते हो, ठीक है। क्वाड कंट्रीज के अंदर आपको कनाडा और साउथ कोरिया को ऐड कर देना है। तो ये 6 कंट्रीज मिलकर क्या कर रही हैं, यहाँ पर यूएस सी ड्रैगन 22 एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ड्रैगन 22 एक्सरसाइज के अंदर कितनी कंट्रीज थी, 6 कंट्रीज थी। आपको नाम रट देना चाहिए। क्वाड के अलावा ये 2 नेशंस आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ ये भी बता देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज भी हो जाएगा। क्वाड कंट्रीज के बीच में जो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ये 4 कंट्रीज है। 4 कंट्रीज मिलकर यहां पर इनको कहते हैं क्वाड ग्रुप, ठीक है। ये लोग मिलकर भी अपना अभ्यास कंडक्ट करती हैं और मालाबार एक्सरसाइज करवाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है इन चारों कंट्रीज के बीच में मालाबार अभ्यास होता है। इनको हम लोग क्वाड क्यों बोलते हैं, देखो क्वाड मतलब होता है 4 कोने वाला एक शेप, है ना। जैसे 1 2 3 4 कोने वाला शेप है। तो यहां पर इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, एक इंडिया इधर हुआ, जापान हुआ, इधर यूएस हुआ, इधर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हुआ। तो यहाँ पर ये 4 कंट्रीज है, इस वजह से यहाँ पर इसको क्वाड बोला जाता है। क्वाड कंट्रीज के बीच में मालाबार अभ्यास होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग किसकी, ड्रैगन 2022 के बारे में। तो जो सी ड्रैगन एक्सरसाइज है बेसिकली यहाँ पर यूएस आज के टाइम पर इस पूरे मल्टीनेशनल एक्सरसाइज को लीड कर रहा है। अलग अलग नेशंस के बीच में यहाँ पर हो रही है, इसकी वजह से इसको मल्टीनेशनल बोला गया है। ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, पैसिफिक ओशन के अंदर कंडक्ट करवाई जा रही है, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, ताकि जो आज के टाइम पर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनको टैकल किया जा सके। इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये हुआ हमारा महान भारत, और इंडिया के नीचे आपको ये इंडियन ओशन नजर आएगा, इधर आपको यहाँ पर ये पैसिफिक ओशन नजर आएगा। तो इस पूरे रीजन को हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं। यहाँ पर चाइना का एक बहुत बड़ा एग्रेशन रहता है। यहाँ पे आपको कुछ कंट्रीज दिख रही होंगी, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, इन कंट्रीज के साथ हमेशा विवाद रहता है चाइना का, ठीक है। इधर साउथ कोरिया और भी यहाँ पर कंट्रीज आपको जापान नजर आएगा। तो बहुत यहाँ पे विवाद रहता है चाइना का। तो क्या होगा, अब ये जो अभ्यास कंडक्ट किया गया है इस रीजन के अंदर, हम चाइना के एग्रेशन को कम करेंगे। जैसा हमारा मालाबार एक्सरसाइज है ना, जिस प्रकार से क्वाड ग्रुप बनाया गया है चाइना के एग्रेशन को कम करने के लिए, उसी प्रकार से ये यूएस सी ड्रैगन को बनाया गया है। तो यूएस सी ड्रैगन एक्सरसाइज का मेन सिग्निफिकेंस, इसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है, तो मेन इंपॉर्टेंस यही है कि आज के टाइम पर जो रिलेशंस खराब हो चुके हैं बहुत सारी कंट्रीज के बीच में, किसके साथ, चाइना के साथ, तो ये जो रिलेशंस है इसकी वजह से, यहाँ पर खराब होने की वजह से इन कंट्रीज को हम लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं। प्लस उसके बाद आज के टाइम पर जो पीपल लिबरेशन आर्मी की नेवी है, मतलब चाइना की जो नेवी है वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है और वो एक कंसर्न पैदा कर रही है इंडियन ओशन रीजन के अंदर। तो इस रीजन में हम लोग अपने अभ्यास को कनेक्ट करवा रहे हैं, कह रहे हैं हम लोग कि भाई हम लोग खड़े हैं, चाइना यहाँ पर अपना एग्रेशन नहीं दिखा सकता।
क्लियर हुआ। और इसी के बेसिस पर हमारी इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में दो से आप कह सकते हो दो और ज़्यादा पोसाइडन 8I मैरीटाइम रिकनेंसेस को लिया है। मतलब आपको ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट देखने को मिलेगा। मतलब कि यहाँ पर ये देख पाओगे, इसके ऊपर एक इन्फॉर्मेशन, एक आर्टिकल भी कवर किया गया था कि भारत नेवी ने पोसाइडन 8I मैरीटाइम रिकनेंसेस एक एयरक्राफ्ट को यहाँ पर अभी इंडक्ट किया है। ये एक तरीके से यहाँ पर क्या करेगा, हमारी इंडियन नेवी के लिए इस एयरक्राफ्ट को लाया गया है। ये एक तरीके से जो सबमरीन है दुश्मन की, उसको उड़ाएगा। ठीक है, दुश्मन की सबमरीन को उड़ाया जा सकता है इस एयरक्राफ्ट की मदद से। उसके बाद भारत के पास आपको और ही बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि आज के टाइम पर हम लोग लगातार डेवलप कर रहे हैं। चाइना से हम लोग अपने कंसर्न को खत्म करने के लिए, क्योंकि चाइना आज के टाइम पर ऑब्वियसली बात देखो, ये मानना पड़ेगा चाइना की नेवी काफ़ी स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, तो उसको टैकल करने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और इसी की वजह से ये सी ड्रैगन एक्सरसाइज को भी कनेक्ट किया गया है, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल पर चर्चा की गई है ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का हम लोग किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, ये आर्टिकल डायरेक्टली मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि मेंस के पर्सपेक्टिव से, खासकर डिफेंस और टेक्नोलॉजी में हम लोग ड्रोन का किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ये आर्टिकल काफ़ी अच्छे से मैं क्लियर करवाने वाला हूँ। आर्टिकल GS पेपर 3 डिफेंस टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें, हाल ही में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, इन्होंने सजेस्ट किया अलग अलग मिनिस्ट्रीज को कि आप ड्रोन टेक्नोलॉजी का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब अलग अलग मिनिस्ट्रीज को सजेस्ट किया गया आप ड्रोन का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो और ड्रोन का इस्तेमाल करना भी चाहिए। तो इसी वजह से ये चर्चा में है। अब अगर हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे तो इससे हम लोग एक तरीके से ड्रोन्स के मामले में ग्लोबल हब बनेंगे। आज के टाइम पर हम लोग ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ा चुके हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान को सपोर्ट करने के लिए लगातार ड्रोन्स को हम लोग अपने कंट्री के अंदर बनाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जो ड्रोन है आज के टाइम पर ये हर एक सेक्टर को बेनिफिट पहुंचा रहा है, चाहे इकोनॉमी की बात करें, चाहे नेशनल डिफेंस की बात करें। डिफेंस के पर्सपेक्टिव से भी ड्रोन का इस्तेमाल होता है, एग्रीकल्चर के अंदर ड्रोन का इस्तेमाल होता है, लॉ एनफोर्समेंट के अंदर, मैपिंग के अंदर, हर जगह पर ड्रोन का इस्तेमाल होता हुआ नजर आ रहा है। ड्रोन होते क्या है तो आप देख पाओगे इस प्रकार से ड्रोन होते हैं। आज के टाइम पर हम लोग डिलीवरी वगैरह भी कर रहे हैं ड्रोन के माध्यम से। तो यहाँ पे अगर हम ड्रोन के बारे में बात करें तो ड्रोन एक लेमन टर्मिनोलॉजी फॉर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट देखने को मिलेगा। मतलब इसके अंदर कोई आदमी नहीं होता, इसको आप रिमोट कंट्रोल से उड़ाते हुए आप लोगों को मालूम है। आज के टाइम पर इस टेक्नोलॉजी को लेकर हम लोग काफ़ी एडवांस लेवल पर आ चुके हैं। ठीक है, हम लोग आज के टाइम पर आप कह सकते हो कि हम लोग रिलाई कर रहे हैं सिस्टम ऑफ सेंसर के ऊपर। ठीक है, सेंसर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज के टाइम पर ड्रोन जो है वो काफ़ी अल्टीमेट लेवल पर आगे आ चुके हैं। तो ड्रोन का इस्तेमाल आप कह सकते हो रिमोट कंट्रोल से हम लोग चला रहे हैं ड्रोन को। अब क्या है ड्रोन का एप्लीकेशन, ड्रोन की यूजेज क्या है, मैं आपको बताता हूं। पहला तो आप कह सकते हो डिफेंस के पर्सपेक्टिव से हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कहोगे डिफेंस के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। देखो जो ये ड्रोन सिस्टम है इनको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं आतंकवाद को खत्म करने के लिए, टेररिज्म के अगेंस्ट में इन वेपन आप कह सकते हो एज अ वेपन हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, कोई सिचुएशन खराब है वहाँ पर हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। रिमोट एरियाज़ के अंदर जहाँ पर प्रॉपरली चीज़ें अवेलेबल नहीं है वहाँ पर हम लोग आराम से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ड्रोन जो है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये तो डिफेंस के मामले की बात हुई। उसके बाद ड्रोन का इस्तेमाल हम लोग सेकंड नंबर पर हेल्थ केयर के डिलीवरी के पर्सपेक्टिव से कर सकते हैं। आप देख पाओगे इस प्रकार से ड्रोन को सामान उठा सकता है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने कुछ वैक्सीन्स वगैरह को पहुंचाया था जहां पे ट्रेन काफ़ी मुश्किल था, हम लोग पहुंच नहीं पा रहे थे वहां पर। ठीक है, तो वैक्सीन्स को हमने प्रॉपरली पहुंचाया। तो आप कह सकते हो कि इस प्रकार से हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया और तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ इसको अप्रूव किया गया है। और वो लोग क्या कर रहे हैं, वैक्सीन्स को डिलीवर कर रहे हैं रिमोट एरियाज के अंदर विद द हेल्प ऑफ ड्रोन। तो ड्रोन का आज के टाइम पर यूसेज कितना बढ़ चुका है ये आप लोगों ने देखा। ठीक है, डिफेंस का मामला हो गया, हेल्थ केयर का मामला हो गया। उसके बाद आज के टाइम पर हम लोग एग्रीकल्चर में भी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो हमने फसलें हैं उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को छिड़काव करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इरिगेशन के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, और भी अलग अलग सीडिंग के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ड्रोन्स का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ चुका है। लॉ एनफोर्समेंट के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर जैसे कि इमरजेंसी सर्विसेज के लिए भी यहाँ पर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपने देखा ड्रोन के फायदे तो बहुत हैं, क्या इसका नुकसान नहीं है कोई? देखो नुकसान भी बहुत सारे हैं। नुकसान क्या, एसोसिएटेड इश्यूज़ के अंदर बात करें तो पहला नुकसान है ड्रोन इतने ज़्यादा हो चुके हैं आज के टाइम पर, इतना ज़्यादा डिमांड हो चुका है ड्रोन का, और इससे यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा है अटैक्स भी होते हैं। आपको मालूम होगा पाकिस्तान की साइड से रिसेंटली हमने देखा था ड्रोन अटैक हुआ था जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन के अंदर। तो एक कंसर्न वाली बात भी है कि ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर काफ़ी सारे अटैक भी होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ड्रोन का मामला काफ़ी मतलब आप कह सकते हो सस्ता सा देखने को मिलेगा। ड्रोन को आप इजीली खरीद सकते हो क्योंकि वेपन्स काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं, लेकिन ड्रोन्स को इजीली खरीदा जा सकता है। तो रिसेंटली आप देख पाओगे जम्मू ड्रोन अटैक हुआ था, और यही ऐसे ऐसे कंसर्न्स देखने को मिल सकते हैं जो कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है ड्रोन। तो ड्रोन का एक खतरनाक कंसर्न भी है, चिंता वाली बात भी है।
ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है, ड्रोन के रिगार्डिंग जो दूसरी चिंता वाली बात है भाई, चीपर कॉस्ट है। ठीक है, बहुत सस्ते दाम में मिल रहा है आपको, सस्ते दाम में आप कह सकते हो मिल रहा है, तो इसका तो फायदा कहोगे, तो फायदा तो है, लेकिन यहाँ पर इसका कंसर्न भी, कंसर्न ये है कि देखो जो हथियार होते हैं, जो वेपन्स हो गए, वो बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में ड्रोन बहुत सस्ता मिल रहा है, तो ड्रोन को खरीदते हैं और ड्रोन से अटैक करते हैं। तो यहाँ पर एक चीपर कॉस्ट है, ये भी अपना पे एक कंसर्न है। आज के टाइम पर बहुत सारे लोग इन ड्रोन्स को खरीद रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, क्या हुआ, जब बहुत सारे लोग ड्रोन्स को खरीद रहे हैं, ड्रोन्स काफ़ी सस्ते हो चुके हैं, तो इससे यहाँ पर ड्रोन काफ़ी डेंजरस बन चुका है। वेपन्स के रिप्लेसमेंट पे यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अपने आप में एक सीरियस थ्रेट के तौर पर यह देखा जा सकता है। क्लियर हुआ? तो ड्रोन्स कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। उसके बाद अगले आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे कजाकिस्तान के अंदर जो क्राइसिस है उसके बारे में। ठीक है, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। अब यहाँ पर काफ़ी बार इसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं ये बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है कजाकिस्तान के क्राइसिस के बारे में या फिर अनरेस्ट इन कजाकिस्तान के बारे में। आर्टिकल जीएस पेपर 2 इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस, और आपको पता है सारे न्यूज़पेपर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दुनिया भर में इस पूरे क्राइसिस के बारे में चर्चा हो रही है। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में अगर हम बात करें तो क्या हुआ, कजाकिस्तान के अंदर लगा एकदम तेजी से फ्यूल प्राइसेस को स्पाइक कर दिया गया। मतलब कि जो तेल के प्राइसेस थे, एलपीजी का जो प्राइसेस थे उसको इंक्रीज कर दिया गया। एलपीजी के प्राइसेस जब वहाँ की सरकार ने बढ़ा दिए तो इससे क्या हुआ, लोग प्रोटेस्ट करने लगे, लोग सड़कों पर उतर कर आ गए। और क्योंकि ये जो प्राइसेस हैं ये कोई इक्को दक्का नहीं बढ़ाया गया, ये 100% इंक्रीज कर दिया गया, मतलब दुगना कर दिया गया प्राइसेस को। तो इसकी वजह से प्रोटेस्ट आज के टाइम पर काफ़ी बढ़ चुके हैं। इनफैक्ट सिचुएशन इतनी बढ़ चुकी है कि रशिया को अपनी फोर्सेस भेजनी पड़ी, सीएसटीओ ग्रुप को अपनी फोर्सेस भेजनी पड़ी कजाकिस्तान के अंदर सिचुएशन को संभालने के लिए। तो आज के टाइम पर कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट बोलते तो हैं सिचुएशन संभल रही है, लेकिन अभी भी संभाली कैसी गई है, वहाँ पर ऑर्डर दे दिया गया कि आप फ्री हो, बिल्कुल शूटिंग कर सकते हो, बिना किसी वार्निंग के शूटिंग कर सकते हो। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर कजाकिस्तान के अंदर करी गई हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुआ था, वो क्या था, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के, उन्होंने बातचीत करी थी कजाकिस्तान के साथ, और हमने कजाकिस्तान को अपने रिपब्लिक डे पर इनवाइट भी किया था। अब देखते हैं रिपब्लिक डे पर कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट आते हैं या नहीं आते हैं। फिलहाल तो कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेट है कजाकिस्तान, तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये हमारा महान भारत हुआ, ऊपर आपको ये वाला जो पूरा रेड कलर का पोर्शन है कजाकिस्तान नजर आएगा। क्लियर हुआ? अब कजाकिस्तान के अंदर क्राइसिस क्या है, मैंने ये वाला पिक्चर आपके साथ पहले भी शेयर कर रखा है, द हिंदू न्यूज़पेपर में इसके बारे में डिस्कशन कर रखा है, आज भी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ क्या क्या मुद्दा है। ठीक है, कुछ पिक्चर्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा भड़का हुआ है। क्यों? क्योंकि कजाकिस्तान के अंदर जब से 1991 से, आप ये देख पाओगे 1991 से पहले यहाँ पर ये जो कजाकिस्तान है ये यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। आपको पता है ये पूरा का पूरा सोवियत यूनियन हुआ करता था। अब 1991 के बाद ये यूएसएसआर टूटा, इसी साल में टूट गया था, सोवियत यूनियन यहाँ पर टूटा। टूटने के बाद ये सारी अलग अलग कंट्रीज बन गई थी। इसमें जो बड़ा वाला रीजन आप लोग देख पा रहे होंगे, एक बड़ा सा रीजन आपको ये दिख रहा है नीचे 11वें नंबर पर। ठीक है, ये जो 11 नंबर है ये बड़ा सा रीजन है, ये कजाकिस्तान है, ये टूटकर यहाँ पर निकला। तो ये अलग अलग कंट्रीज यहाँ पर टूटकर निकल चुकी थी, इसके बारे में ध्यान रखना। ठीक है, अब जब ये 1991 में टूटा तो तब से क्या हुआ, कजाकिस्तान को रूल किया है सिर्फ और सिर्फ दो ही लोगों ने। एक तो आप कह सकते हो आज के टाइम पर जो करंट प्रेसिडेंट है कजाकिस्तान के अंदर वो ये है, इनका नाम है कासिम-जोमर्त ताकियेव। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर ये हुआ करते थे नूर सुल्तान नाज़रबायेव। और हुआ क्या है कि आज के टाइम पर देखो नूर सुल्तान नाज़रबायेव का भी एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा, मतलब मेन जो पावर्स हैं आज भी इनके पास ही हैं। तो आप ये भी कह सकते हो 1991 से, क्योंकि अभी तक इन्होंने रूल किया, क्योंकि अभी रिसेंटली ही इनको पावर्स मिली हैं, ये नए प्रेसिडेंट बने हैं, लेकिन आप ये भी तो देख सकते हो कि मतलब लंबे समय से ये दोनों रूल कर रहे हैं। ठीक है, दोनों यहाँ पर एक ही आइडियोलॉजी के, दोनों यहाँ पर एक साथ रूल कर रहे हैं और भी लंबे समय से। इनफैक्ट यहाँ पर कोई व्यक्ति पैदा हुआ होगा तो 30 साल का हो चुका है, तो वो लगातार इनकी सरकार को देख रहा है। तो लोग तो पहले से काफ़ी गुस्सा थे, लोग डेमोक्रेसी की पहले से डिमांड कर रहे थे, काफ़ी कंसर्न था। क्योंकि यहाँ पर दिक्कत क्या थी, दिक्कत डेमोक्रेसी प्रॉपरली देखने को मिलेगी नहीं। ठीक है, प्रॉपरली डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी नहीं। लोग आज के टाइम पर डेमोक्रेसी की यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को प्रॉपर डेमोक्रेसी चाहिए, क्योंकि यही दो लीडर शुरू से संभाल रहे हैं, अब इनके अलावा चेंज भी तो करो, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं, इसकी वजह से लोग परेशान थे। फिर उसके बाद क्या होता है, 2 जनवरी को एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है। 2 जनवरी को कजाकिस्तान की सरकार एलपीजी के प्राइसेस को इंक्रीज कर देती है, दुगना कर देती है। अब लोग तो पहले से काफ़ी गुस्सा थे, लंबे समय से गुस्सा लेके बैठे हैं अंदर। अब लोग भड़क गए कि भाई यहाँ पर एक तो ठंड बहुत पड़ रही है कजाकिस्तान में, प्रॉब्लम्स ये क्रिएट हो रही है, ठंड बहुत पड़ रही है, एलपीजी के प्राइसेस बढ़ा दिए, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर, अगर हम इंडियन रुपीज़ में देखें तो 7,000 के आसपास लोग कमा रहे हैं, तो उन लोगों को काफ़ी हद तक परेशानी हो रही है। तो इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट किया कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई कजाकिस्तान के अलमाटी शहर के अंदर। ठीक है, और लोग यहाँ पर आज के टाइम पर एक तरीके से नारे लगा रहे हैं ओल्ड मैन आउट करके। ओल्ड मैन आउट का मतलब यह है कि ये दोनों निकले यहाँ से,
ये खत्म करें अपनी सरकार को, दूसरे लोग आए, ठीक है, इनको डेमोक्रेसी चाहिए प्रॉपरली, अपने हिसाब से लोग चूज करके बैठाएंगे, ये यहाँ पर इनका कहना है। सिचुएशन इतनी खराब हुआ है कि हजारों लोग की यहाँ पर इंजर्ड हो गए, ठीक है, बहुत से लोग की जान जा चुकी है इस पूरे इंसिडेंट के अंदर। पुलिस वालों को पूरी तरह से वहाँ पे पावर्स दे दी गई कि आप यहाँ पर फ्री हो, बिल्कुल आप शूट कर सकते हो। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली। आई होप आप लोग समझ गए होंगे एग्जैक्टली कजाकिस्तान में क्या चल रहा है। तो कारण क्या है अनरेस्ट के, मैंने आपको बताया। ये तो पहली बात, डबल कर दिए गए प्राइसेस को, एलपीजी के प्राइसेस को डबल कर दिया गया, एक तो ये कारण देखने को मिलेगा। प्लस दूसरा कारण क्या है वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा कारण यह है कि यहाँ पर प्रॉपर्ली डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी नहीं। तो कजाकिस्तान के अंदर आप कह सकते हो ऑटोक्रेसी देखने को मिल रही है। ऑटोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर आप कह सकते हो एक पर्सन के पास सारी पावर्स देखने को मिल जाती हैं। तो आज के टाइम पर इन दोनों के पास ही सारी पावर्स थी, इन दोनों के पास। तो इसकी वजह से यहाँ पर लोग काफ़ी डिमांड कर रहे हैं कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पर प्रोटेस्टर्स आज के टाइम पर डिमांड करते हैं ये जो सरकार है यहाँ की वो रिजाइन करे, रिजाइन करने के बाद क्या करे, एलपीजी के प्राइसेस को कम करें, तब जाके यहाँ पर शांति बनेगी। क्लियर हुआ, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। क्योंकि दिक्कत सिर्फ इतनी नहीं है कि एलपीजी के प्राइसेस बढ़े हैं, दिक्कत यह है कि इनकम इनइक्वालिटी काफ़ी बढ़ चुकी है। आज के टाइम पर कजाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो बहुत बढ़ चुका है, ठीक है, इन्फ्लेशन 9% से ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं, पिछले 5 सालों से ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो फिर इतने परेशान हो चुके लोगों ने यहाँ पर डिमांड कर दी कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, ठीक है, हम अपने हिसाब से चूज करके बैठाएंगे अपने जो भी लीडर है उसको, और ये जो है गवर्नमेंट वो रिजाइन करे यहाँ से और खत्म करे, ठीक है। ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो यहाँ पर मामला था ना फ्यूल का, जो भी एलपीजी क्राइसिस का मामला था, वो सिर्फ टिप ऑफ द बर्ग था, मतलब छोटा सा मामला था। अदर मामले बहुत सारे हैं, ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी और ये सारी चीज़ें। कोरोना वायरस पैंडेमिक ने यहाँ पर आप कह सकते हो केसेस काफ़ी सारे निकल कर आए, सरकार ने पैंडेमिक को सही से नहीं संभाला, डेमोक्रेसी है ही नहीं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को आज के टाइम पर रिजॉल्व करने की मांग करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर प्रोटेस्ट की अगर हम बात करें, प्रोटेस्ट का फर्क क्या पड़ सकता है दुनिया भर पर, दुनिया भर में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा अगर कजाकिस्तान आज के टाइम पर फेल मार गया तो। सबसे पहली बात, कजाकिस्तान एक सैंडविच कंट्री है रशिया और चाइना के बीच की। रशिया और चाइना के बीच की कैसे सैंडविच कंट्री है, सैंडविच मतलब बीच में आती है। यहाँ पर मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, ये वाला आप देख सकते हो मैप। नीचे आपको चाइना नजर आएगा, ऊपर रशिया नजर आएगा, और बीच में यहाँ पर ये सैंडविच के तौर पर आती है। इस वजह से यहाँ पर इसको सैंडविच कंट्री बोला गया है, दोनों कंट्रीज के बीच का, रशिया और चाइना के बीच का। और आज के टाइम पर अगर हम बात करें, कजाकिस्तान लैंड लॉक कंट्री है, सब जगह से घिरा पड़ा है, इसके आसपास सारी कंट्रीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। और लैंड लॉक कंट्री होने के बावजूद ही बताया गया दुनिया का सबसे बड़ा एरिया है इसका, ठीक है। यहाँ पर पूरे वेस्टर्न यूरोप से भी बड़ा एरिया है, और यहाँ पर पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 19 मिलियन की पॉपुलेशन है, ठीक है। लेकिन कजाकिस्तान के अंदर फायदा क्या है, बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, कोल और गैस सेक्टर बहुत सारे हैं, ऑयल रिजर्व्स बहुत सारे हैं, लेकिन सबके प्राइसेस बढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि कजाकिस्तान के अंदर खुद हालत खराब हो चुकी है। अभी इसकी वजह से दुनिया भर के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। इनफैक्ट भारत भी बहुत सारी चीज़ें, ऑयल बहुत सारा हम लोग मंगाते हैं, यूरेनियम बहुत सारा कजाकिस्तान से मंगाते हैं, तो इंडिया के अंदर भी इनके दाम बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो दुनिया भर में काफ़ी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा इसका, जो कि आज के टाइम पर कजाकिस्तान में हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद बोला गया कजाकिस्तान आज के टाइम पर यूरेनियम का एक टॉप ग्लोबल प्रोड्यूसर आपको देखने को मिलेगा, और यूरेनियम के जो प्राइसेस हैं वो 8% से भी ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं आज के टाइम पर वहाँ पर। तो अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ी कंसर्न वाली बात है। प्लस कजाकिस्तान के अंदर आप कह सकते हो कि जो बिटकॉइन है वो सबसे ज़्यादा बिटकॉइन की माइनिंग होती है, सेकंड लार्जेस्ट माइनर माना जाता है दुनिया का। और यहाँ पर बिटकॉइन को लेकर भी आप कह सकते हो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई नजर आ सकती हैं। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिली हैं। आज के टाइम पर क्या क्राइसिस हुआ मैंने आपको बता दिया। इंडिया का अभी कोई यहाँ पर स्टेप उठाया नहीं है इंडिया ने इस चीज़ों के रिगार्डिंग, ऑब्वियस सी बात है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। आई होप आप लोगों ने अच्छे से सारी चीज़ों को सुना है। नाउ ये क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप लोग इनको अच्छे से सॉल्व कर पाओ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोलता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के अंदर कौन सा सेक्शन है जो कि बोलता है कि हर एक कैंडिडेट को अपना एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना है, कि जितना भी पैसा वो खर्च रहा है जब से नॉमिनेट हुआ है और जब से इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे तब तक इस बीच में कितना भी पैसा खर्चा है उसको लेकर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, सेपरेट अकाउंट। ये यहाँ पर कौन से सेक्शन के अंदर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जो एनटीसी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जो यहाँ पर ये चीता है, चीता आपको मध्य प्रदेश के अंदर कौन से वाले एरिया के अंदर देखने को मिलने वाला है, ये आपको बताना है। देखने को मिलने वाला मतलब हम लोग चीता को अभी अलग अलग अफ्रीकन नेशन से बुला रहे हैं, और उसके बाद लेकर आने के बाद क्या होगा, हम लोग मध्य प्रदेश के कौन से नेशनल पार्क में लेकर जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में आपको बताना है, उसका नाम क्या है। साथ ही साथ ये भी बता देना आज के टाइम पर टोटल टाइगर रिजर्व्स कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है आपसे कि हाल ही में यूएस सी ड्रैगन 22 अभ्यास की स्टार्टिंग हो चुकी है। ये किन की नेवीज के बीच में हो रही है। तो इंडिया की नेवी है, ऑस्ट्रेलिया की नेवी है, कनाडा की नेवी है, बाकी कौन कौन से नेशंस है इसमें आपको बताना है।
उसके बाद आखिरी क्वेश्चन, जो चीता है इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था हमारी कंट्री में कौन से साल में, तो वो साल का आपको नाम बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। आई होप आप लोग यहाँ पर इनको प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाओगे। इन सभी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग मैंने आप लोग को आंसर्स कीज भी प्रोवाइड करवा दी हैं, लेकिन आंसर को देखने से पहले आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, जो कि काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट्स पहुंचाने वाला है। ठीक है, तो ये इतना सा वीडियो था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं और आपको काफ़ी हेल्प कर भी रही हैं। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।